गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो 10th क्लास का अध्याय नंबर 8 चल रहा था कार्बन है उसके यौगिक, उसी के आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अध्याय नंबर 8 कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक चल रहा था अपने। तो इसके अंदर अपन ने पिछली क्लास में देख लिया था हाइड्रोकार्बन, है ना। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण पढ़ा अपन ने। आई बात समझ में? सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में ये हाइड्रोकार्बन ही चलना है अपने। तो हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण के अंदर अपन ने देख लिया दो प्रकार का होता है, एक तो विवृंत और दूसरा होता है आपके सवृंत। विवृंत और सवृंत, ठीक है ना। उसके अंदर अपन ने बात कर ली विवृंत और सवृंत के अंदर आपके कि विवृंत क्या होता है और सवृंत क्या होता है। तो विवृंत क्या होती है? अचक्रीय श्रृंखला होती है। सवृंत क्या होती है? आपकी चक्रीय श्रृंखला होती है। उसके अंदर अपन ने विवृंत के अंदर आपके पढ़ लिया था कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो संतृप्त सैचुरेटेड और असंतृप्त अनसैचुरेटेड। तो संतृप्त के अंदर आपके एल्केन, एल्कीन और संतृप्त के अंदर तो जिनके अंदर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, और असंतृप्त को फिर वापस दो भागों में बांटा था, एक तो कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड और एक कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना, ये पाया जाता है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है, वो तो आपके एल्कीन होता है, ये आपके एल्केन और एल्काइन। ठीक है ना। तो इसी के अंदर अपन विवृंत श्रृंखला के अंदर ये आपके तीन प्रकार के देखे, और सवृंत के अंदर आपके चक्रीय साइकिल जिसके अंदर बेंजीन वगैरह ये आपके पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण पिछली क्लास तक हो गया था अपने कंप्लीट। आज अपन कार्बन और उनके नाम किस प्रकार से लिखते हैं, नामकरण की पद्धतियां क्या है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो नामकरण की पद्धतियों के अंदर आपके हो जाएगा तीन पद्धतियां पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो नामकरण की तीन पद्धतियां पढ़ेंगे, जिसके अंदर देखिए तो कार्बन यौगिकों का की नाम पद्धति, कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। अब इसके अंदर बात करें तो नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, इनके बारे में क्या नामकरण की तीन पद्धतियां हैं। आई बात समझ में? नामकरण की कितनी पद्धतियां हैं? तीन पद्धतियां। पहली है आपके रूढ़, तीन पद्धतियों से नामकरण करते हैं। पहली है आपके रूढ़ पद्धति, दूसरी है आपके व्युत्पन्न पद्धति, और तीसरी पद्धति सबसे इंपॉर्टेंट पद्धति है वो आपके IUPAC पद्धति। ठीक है ना। तो रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति और IUPAC पद्धति, ये तीनों प्रकार की पद्धतियों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। रूढ़ पद्धति और व्युत्पन्न पद्धति तो ज़्यादा डिटेल में है नहीं, सिंपल सी पद्धति है, कोई दिक्कत है नहीं इनको, और क्वेश्चन भी नहीं आता है इनके अंदर, अपन को पढ़ना है, लेकिन अपन आपके सिलेबस में तो पढ़ेंगे अपन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? आपके IUPAC पद्धति। आई बात, इसके बारे में अपन पूरी डिटेल से बात करेंगे। IUPAC पद्धति के अंदर नामकरण की पूरी पद्धति, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों का अलग अलग से नामकरण करेंगे, है ना। जो आपके स्टैंडर्ड तक है उस तक पढ़ेंगे पूरा। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन रूढ़ पद्धति के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर व्युत्पन्न के बारे में, फिर IUPAC पद्धति के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। ठीक है ना। तो रूढ़ पद्धति शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन एक नंबर पद्धति है आपके नामकरण की रूढ़ पद्धति। अब देखो इस पद्धति में क्या होता है, नामकरण उनके प्राकृतिक स्रोतों एवं गुणों के आधार पर किया जाता है। मतलब जहाँ से वो उत्पन्न हुआ है वहीं से उसका नामकरण किया हुआ है, कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है इसमें। आई बात समझ में? तो देखो इसके अंदर नामकरण क्या होता है इस पद्धति में, इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का, इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उनके
नामकरण उनके प्राकृतिक स्रोत अथवा गुणों के आधार पर किया जाता है। प्राकृतिक स्रोत अथवा गुणों के आधार पर किया जाता है, ये बात समझे। तो इसके आधार पर अपन पढ़ेंगे इसके अंदर कि जहाँ से उत्पन्न हुआ है उन्हीं के आधार पर एक छोटी सी सारणी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में 2-3 जो नियम है वो पढ़ लेंगे अपन आयुर्वेद पद्धति के अंदर। तो सबसे पहले एक छोटी सी इंडेक्स बनाते हैं अपन, आई बात समझ में। तो एक तरफ अपन लिख देते हैं सूत्र, थोड़ा इसको मिटा के फिर बनाएंगे, अच्छे पूरे में आ जाएगा, आई बात समझ में। तो प्राकृतिक स्रोत और उनके गुणों के आधार पर नामकरण किया हुआ है उनका, जहाँ से उत्पन्न हुआ है उसी के आधार पर, या फिर उनके जैसे गुण हैं उनके आधार पर उनका नामकरण है। तो सबसे पहले अपन सारणी बनाए, तो एक तरफ लिख लेते हैं अपन उनके नाम, ठीक है। पहले सूत्र, फिर रूट नाम, और तीसरा अपन देखेंगे प्राकृतिक स्रोत। ठीक है, तो रूट नाम हो जाएगा उसका, मैं सबसे पहले अपन सूत्र लें तो CH4, ये कोई कार्बनिक यौगिक है, हाइड्रोकार्बन है। अब ये क्या है, इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है, ये उत्पन्न होती है आपके दलदली स्थानों से, मतलब जहाँ पर क्या होती है, गंदगी होती है, दलदली स्थान होती है, वहाँ से मेथेन उत्पन्न होती है, ये मेथेन गैस है। तो दलदली स्थानों से, दलदल से प्राप्त, आई बात समझ में। तो इसका नाम रख दिया मार्स गैस, मतलब दलदली स्थानों को अपन क्या कहते हैं, मार्स स्थान कहते हैं ना, मार्स स्थान, ठीक है। तो इसका नाम रख दिया आपके मार्स गैस, लेकिन IUPAC पद्धति में इसका नाम होता है मेथेन, आई बात में नाम रख दिया इसका मार्स गैस। इसी प्रकार और देखें अपन CH3OH, अगर अपन इसकी बात करें तो ये आपके प्राप्त होती है लकड़ी के भंजक आसवन से, मतलब लकड़ी को जलाने पर लकड़ी के भंजक आसवन विधि के द्वारा, लकड़ी का भंजक आसवन करने पर यह प्राप्त होता है। तो इसके अंदर आपके क्या हो जाएगा, भंजक आसवन से प्राप्त होता है, तो इसका नाम रख दिया इसका कास्ट स्पिरिट, कास्ट स्पिरिट, आई बात समझ में, कास्ट स्पिरिट। और बात करें अपन तो इसके अंदर आपके CH3COOH, इसका नाम क्या हो जाएगा आपके, ये क्या होता है, सिरके का लैटिन नाम है एसिटम, आई बात समझ। तो सिरके का इसका नाम रखा गया एसिटिक अम्ल, क्योंकि सिरके में पाया जाता है आपके एसिटिक अम्ल, और नाम रखा गया है किसके आधार पर, सिरके के लैटिन नाम एसिटम से। एसिटम से लिया गया है, वही बात, सिरके के लैटिन नाम एसिटम से लिया गया है। इसके अलावा और बात करें अपन तो जैसे ये आपके हैं फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल के अंदर आपके हो जाएगा, फॉर्मिक का एक चिट्टी से प्राप्त होता है, तो इसका नाम रख दिया चिट्टी से प्राप्त, फॉर्मिक का चिट्टी से प्राप्त होता है, तो इसका नाम रख दिया फॉर्मिक अम्ल, आई बात समझ में, ठीक है। और बात करें अपन तो लैक्टिक अम्ल की बात करें तो ये क्या होता है, दूध में पाई जाती है आपके लैक्टोशर्करा, ठीक है ना, लैक्टम। तो लैक्टिक अम्ल नाम रखा गया है इसका, तो इस प्रकार से रूट पद्धति के अंदर नामकरण के अंदर क्या होता है, जहाँ से वो प्राप्त होती है
उसके प्राकृतिक स्रोत के आधार पर या गुणों के आधार पर नामकरण किया गया है कार्बनिक यौगिकों का। आई बात समझिए, जैसे मेथेन है, इसका नाम क्या रखा है, मार्स गैस। मेथेन तो क्या IUPAC पद्धति के अंदर नाम है इसका, ठीक है। और ये दलदली स्थानों से प्राप्त होती है तो क्या हो गई, मार्स गैस। तो इस प्रकार से ये आपके रूट पद्धति के अंदर नामकरण है जो अपन ने देखे, कुछ सिंपल नामकरण। हो गया। अब देखो अपन इसके अलावा देखते हैं, इसके एक दो नियम हैं जिनके बारे में चर्चा करते हैं। नियम के अंदर देखो, रूट पद्धति में पहला नियम हो जाएगा आपके ठीक है। तो इसके अंदर क्या होती है, रूट पद्धति में अशाखित श्रृंखला, जिसके अंदर कोई ब्रांच नहीं हो, अशाखित श्रृंखला हाइड्रोकार्बन को, अशाखित जो हाइड्रोकार्बन है नॉर्मल श्रृंखला होती है तो उनके आगे n लगा देते हैं। n का मतलब क्या होता है, नॉर्मल, स्मॉल n लगाकर उसका नामकरण किया जाता है। अभी एग्जांपल देखते हैं, स्मॉल n यौगिक कहते हैं, ठीक है। जैसे बात करें अशाखित की, अपन ने बात कर ली थी कार्बन की विशेषताओं के समय। अशाखित मतलब जिसके अंदर कोई भी ब्रांच नहीं हो, कार्बन कार्बन के अंदर एक सीधी श्रृंखला है ना, जिसके अंदर और आदर्शित कोई कार्बन से दूसरी कार्बन नहीं हो, तो ये तो वो तो क्या हो जाती है आपकी शाखित श्रृंखला। और अशाखित का मतलब है जिसके अंदर कोई भी ब्रांच नहीं निकली हुई हो। जैसे अपन बात करें तो ये आपके 5 कार्बन की अगर अपन कोई श्रृंखला लेते हैं तो इसकी अगर अपन संयोजकता कंप्लीट करें तो CH2 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 और CH3, ठीक है। तो 5 कार्बन है तो अपन इसको क्या कहेंगे, पेंटेन। 1 नंबर पे आता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, मैथ। 2 पे एथ, 3 पे प्रोप, 4 पे ब्यूट। मतलब कार्बन की संख्या 1 है तो मैथ, कार्बन की संख्या 2 है तो एथ, कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप, कार्बन की संख्या 4 है तो वहाँ पे ब्यूट, कार्बन की संख्या 5 है तो वहाँ पे पेंट, 6 है तो हेक्स, है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं अपने पास में, 5 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है तो अपन क्या लगाते हैं, पीछे n लगाते हैं। आई भाषा में तो n लगाते हैं तो 5 कार्बन हो गए तो पेंट, और n जोड़ेंगे तो पेंटेन। और अशाखित श्रृंखला होती है तो पहला नियम है रूट पद्धति का कि अशाखित श्रृंखला होने पर उनके आगे अपन क्या लगाते हैं, स्मॉल n लगाकर नाम लिखते हैं। आई बात समझ में। तो 5 कार्बन होने पर इसका नाम हो गया n पेंटेन। आई बात समझ, सिंपल सी बात है। रूट पद्धति में पहला नियम ये है। एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, ये देखो इसका नामकरण क्या हो जाएगा आपके, कितने कार्बन है इसमें, 4 कार्बन होने पर क्या करेंगे अपन, और सिंगल बॉन्ड है तो 4 कार्बन ब्यूटेन हो गया, और इसके आगे अपन क्या लगा देंगे, स्मॉल n, तो n ब्यूटेन हो जाएगा। आगे बात समझ में। पहला नियम क्या है कि अशाखित श्रृंखला या अशाखित हाइड्रोकार्बन होने पर उनके आगे अपन स्मॉल n का प्रयोग करते हैं। अब बात करें अपन दूसरा, जिसके अंदर आइसो समूह जुड़ा हुआ होता है तो उनके आगे अपन क्या लिखते हैं, आइसो लिखते हैं। मतलब एक कार्बन से एक ब्रांच निकली हुई होती है। तो ये तो गया n ब्यूटेन और n पेंटेन। और भी अपन देख सकते हैं एक से अधिक कार्बन होंगे तो जैसे CH3 CH2 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 CH3, इसमें 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन, और आगे क्या लग जाएगा, स्मॉल n, तो n हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से रूट पद्धति में क्या हो जाएगा, n हेक्सेन।
अब बात करें अपन दूसरे नियम की। दूसरा है आइसो समूह और एक है नियो। दूसरा हो जाएगा नियम। ये ऐसा समूह है उसको अपन कहते हैं आइसो समूह। समूह को आइसो समूह कहते हैं। जैसे CH3 CH3 CH, इस प्रकार का जो समूह होता है, जैसे ये वी शेप है ना, एक कार्बन से आपके दो अदर कार्बन जुड़े हैं, तो इस प्रकार के समूह को अपन क्या कहेंगे, आइसो समूह। और जितने कार्बन होते हैं उनको अपन लिखते हैं। जैसे देखो एक नाम एग्जाम्पल के अंदर देखें अपन तो ठीक है। इसके अंदर कितने हो गए आपके कार्बन, कितने 1 2 3 4 और 5 कार्बन है और ये आइसो समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपके आइसो पेंटेन। वही बात सुन, आइसो पेंटेन। तो सेकंड नंबर हो गया आपके आइसो पेंटेन। इसके अलावा एक और छोटा सा नियम है, नियो समूह जुड़ा हुआ होता है तो उसको अपन कहेंगे नियो, आगे उसके आगे नियो लगा देते हैं। जैसे अशाखित श्रृंखला होती है तो उसके आगे एन लगाते हैं अपन, स्मॉल एन। और दूसरा होता है दो कार्बन जुड़े हुए होते हैं एक से, तो उसके अंदर अपन क्या लगाते हैं आइसो, और दो से अधिक जुड़े हुए होते हैं तो वहाँ अपन क्या लगाते हैं नियो। समूह को नियो समूह कहते हैं। अब नियो समूह के अंदर देखो आपके क्या है, एक दो से अधिक कार्बन जुड़े हुए हैं इस प्रकार से। ऐसा समूह जुड़ा हुआ होता है तो अपन क्या कहेंगे उसको नियो समूह। इसके अंदर एग्जाम्पल देखो आप, ये जुड़ा हुआ है तो इसके अंदर कितने कार्बन है 1 2 3 4 और 5 कार्बन होने पर इसको क्या कहेंगे अपन, आगे क्या लगाते हैं अपन, पूर्व लगन तो लगाते हैं आपके नियो, और 5 कार्बन होने पर अपन इसको क्या कहेंगे नियो पेंटेन। तो ये आपके 3 नियम थे। अशाखित श्रृंखला होने पर तो उसके आगे अपन एन लगाते हैं, और 2 कार्बन जुड़े हुए तो उसके आगे आइसो समूह आइसो लगाते हैं, और 2 या 3 से अधिक 2 से अधिक होते हैं तो उसे अपन क्या कहेंगे आपके नियो। तो ये 3 ही नियम है सिंपल सा रूढ़ पद्धति में नामकरण के अंदर, ठीक है। इसके अलावा और पद्धतियाँ हैं जिसके अंदर अपन व्युत्पन्न पद्धति के अलावा, है ना, इसके अलावा एक और IUPAC पद्धति है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, उसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। रूढ़ पद्धति और व्युत्पन्न पद्धति में से तो बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। IUPAC पद्धति आपके लिए क्या रहेगी, इम्पोर्टेंट रहेगी, उसके अंदर अपन पूरी डिटेल से बात करेंगे IUPAC पद्धति के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे की बातें अगले नियम और अगली पद्धति अपन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना, व्युत्पन्न पद्धति और IUPAC पद्धति के बारे में।